तो बच्चों अभी तक हम क्या पढ़ चुके थे बच्चों कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के बारे में पढ़ चुके थे, टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ चुके थे, रिलेशन कितने प्रकार का होता है बच्चों, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे, ठीक है बच्चों। आज जो हम पढ़ेंगे बच्चों इस वीडियो में, वो पढ़ेंगे फंक्शन के ऊपर। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा बच्चों एक बार रिलेशन के बारे में और चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। हमने रिलेशन पढ़ा था, ठीक है, प्रांत पढ़ा था, परिसर पढ़ा था, सह प्रांत पढ़ा था, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा सा और रिलेशन के बारे में समझ लेते हैं, तो उसके बाद सीधे हम फंक्शन पे आ जाएंगे, क्योंकि रिलेशन फंक्शन समझने के लिए रिलेशन का समझ में आना बेहद जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था जो हमारा रिलेशन होता है, जो हमारा बच्चों रिलेशन होता है, जो आर होता है, वो उप समुच्चय होता है किसका, ए क्रॉस बी का। अगर हमारे पास दो समुच्चय हैं ए और बी, और अगर हम उनका कार्तीय गुणनफल निकालें तो उसका उप समुच्चय होगा कौन, रिलेशन। हमेशा रिलेशन में वही क्रमित युग्म आते हैं जो ए क्रॉस बी में आ रहे हैं, यानी ए क्रॉस बी में जितने भी क्रमित युग्म आए हैं उनमें से ही कुछ क्रमित युग्म आर के अंदर आते हैं। इट मींस आर के जितने भी क्रमित युग्म होते हैं ना, वो ए क्रॉस बी के अंदर पाए जाते हैं। आर के सभी क्रमित युग्म ए क्रॉस बी के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि आर जो है ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है। क्योंकि उपसमुच्चय उसे कहते हैं कि ऐसे दो सेट की एक सेट के सभी अवयव दूसरे में पाए जाएं, तो उस सेट को हम उपसमुच्चय कहेंगे जिसके सभी अवयव उसमें हैं, ठीक है। तो यही बच्चों यहाँ पर रिलेशन है। तो रिलेशन क्या होता है, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है, ठीक है बच्चों। और फिर हमने बच्चों आपको बताया था प्रांत, और रिलेशन को हमने तीन तरीके से लिखना आपको सिखाया था, एरो डायग्राम से, एक समुच्चय निर्माण विधि में, ठीक है बच्चों, और एक तालिका विधि में, सारणी विधि में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक रिलेशन है आर, और मैंने लिखा कि x, y सच दैट x इज इक्वल टू y प्लस 1 एंड x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, ये एक रिलेशन है। तो ये रिलेशन किस भाषा में लिखा है मैंने, ये लिखा है समुच्चय निर्माण विधि में, ठीक है। कौन सी विधि है ये, समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म है बच्चों ये, ठीक है। अब बच्चों मान लीजिए मेरे पास एक सेट हमें दे रखा है कि इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 हैं, और एक सेट हमें बी दे रखा है, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे करके। तो ए सेट दिया है हमें, बी सेट, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। दोबारा थोड़ा मैंने जो तुम्हें पीछे पढ़ा दिया उसको एक बार और रिकॉल कर रहा हूं, एक एग्जांपल में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब देखिए बच्चों, तो ये जो मैंने बताया था रिलेशन को हम तीन तरीके से दिखा सकते हैं लिखकर। एक तो समुच्चय निर्माण विधि, तो वो मैंने आपको लिख के दिखा दिया। एक सारणी विधि, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए रिलेशन कैसे बनाएंगे, आर बराबर, आर के अंदर कौन कौन से क्रमित युग्म आएंगे जो इस रिलेशन का पालन करेंगे कि x का मान y में 1 जोड़ने पे मिलेगा, ठीक है। और x जो है किससे लेना है, सेट A से लेना है, और y का मान किससे लेना है, सेट B से लेना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अगर मैं y की जगह लगा दूं, यहाँ से y किससे बिलोंग कर रहा है, सेट B से, तो y की जगह सेट B से वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। तो y की जगह लगा दिया मैंने 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। भाई ध्यान समझिए, अगर मैं y की वैल्यू मुझे लेनी है सेट B से, तो सेट B ये रहा, तो यहाँ से कुछ भी ले सकता हूँ y की जगह। तो मैंने मान लीजिए y का मान लगाया 1, ये 1 लगाया, तो 1 यहाँ लगाऊंगा, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, और 2 किसका मान होगा, x का। तो x का मान मुझे मिल रहा है 2, कब, जब y की वैल्यू रख रहा हूँ मैं 1। ऐसे अगर मैं 2 लगाऊंगा y की जगह, तो 2 और 1 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो 3 आ जाएगी x की वैल्यू कब, जब y की वैल्यू लगाऊंगा 2, ठीक है। ऐसे अगर मैं x की वैल्यू लगाऊंगा यहाँ पे 3, वो सॉरी y की जगह 3 लगाऊंगा, तो 3 और 1 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो भैया 4 वैल्यू आ गई जब हमने 3 लगाई। अब ध्यान से दीजिए, ध्यान समझिए, देखिए हम y की वैल्यू यहाँ से लगा रहे हैं, ठीक है, और x की वैल्यू हमें मिल रही है। तो शर्त क्या होती है, शर्त ये होती है कि आप जो y की वैल्यू लगा रहे हैं वो सेट B से लगा रहे हैं, तो वो सेट B के अंदर होनी चाहिए। और जो हमें सॉल्व करके x का मान मिल रहा है, क्योंकि x सेट A से बिलोंग करता है, तो जो मान मिल रहा है x का वो सेट A के अंदर होना चाहिए। अगर सेट A के अंदर x का मान नहीं है तो फिर हम जो है आगे इसको लिखना बंद कर देंगे। जैसे हमने 1 लगाया, तो 1 B से बिलोंग कर रहा, तो B में है, और यहाँ पे 1 लगाया तो x की वैल्यू मिली 2, क्या 2 सेट A में है, 2 सेट A में है, तो हमने लिख दिया। फिर 2 लगाया तो 3 मिला, क्या 3 है,
फिर 3 लगाया तो 4 मिला, क्या 4 है। अगर मैं अब y की वैल्यू 5 लगाऊंगा 4, तो 4 और 1 5 हो जाएगी x की वैल्यू, लेकिन क्या x की वैल्यू 5 है इसमें, नहीं है, तो फिर आगे अब नहीं लिखेंगे, क्योंकि आगे जब वैल्यू लगाएंगे y की तो x की वैल्यू ऐसी मिलेंगी जो सेट ए में है ही नहीं, तो फिर लिखेंगे नहीं आगे। यहीं पर हमारा रिलेशन ये पूरा हो गया। अब देखिए इसको बोलते हैं हम बच्चों सारणी विधि। कौन सी विधि? सारणी विधि। तो पहली विधि समुच्चय निर्माण विधि, इसमें गुण लिखा जाता है, इसे गुण विधि भी बोलते हैं, इसे सारणी विधि बोलते हैं, ठीक है। और तीसरी विधि होती है बच्चों एरो डायग्राम, ठीक है। कौन सी विधि? एरो डायग्राम विधि। एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं देखो बच्चों, जैसे ये ए है और ये बी है, इससे इस पर आर रिलेशन है, तो ए में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 1 2 3 4। बी में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। छोटा पड़ गया ना, चलो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। 5 6 7 8। अब देखिए 2 रखने पे क्या, 1 रखने पे क्या मिला है? 2, तो 1 मैपिंग करेगा 2 के साथ, या 2 पे मैपिंग करेगा 1 के साथ, एक ही बात है। तो ये 2x की वैल्यू ये x का होता है और ये y का होता है, तो x की वैल्यू कितनी है? 2 और y की वैल्यू कितनी है? 1, तो 2 मैपिंग करेगा 1 के साथ, 3 मैपिंग करेगा 2 के साथ, तो 3 मैपिंग करेगा 2 के साथ, 4 मैपिंग करेगा 3 के साथ, 4 मैपिंग करेगा 3 के साथ। तो ये हो गया बच्चों रिलेशन। क्या हो गया? ये रिलेशन। इसे बोलते हैं हम बच्चों एरो डायग्राम, इंग्लिश में बोलते हैं एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, ठीक है बच्चों। और ऐसे बच्चों हिंदी में बोलते हैं हम एरो डायग्राम को बोलते हैं आरेखीय निरूपण, आरेखीय निरूपण, निरूपण, आरेखीय निरूपण, ठीक है। तो 3 तरीके से हम रिलेशन को लिख सकते हैं। एक समुच्चय निर्माण विधि में जिसमें गुण लिखा जाता है, ये बोलते हैं, इसे सारणी विधि बोलते हैं, और इसे बोलते हैं आरेखीय निरूपण। और मैं अब देखिए ये तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया और तीनों विधि दिखाई। अब डायरेक्ट मैं अपनी तरफ से कुछ एरो डायग्राम बनाऊंगा, कुछ आरेखीय निरूपण बनाऊंगा और चेक करेंगे रिलेशन है या नहीं। देखिए बच्चों रिलेशन होने के लिए बस कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए सेट ए है, ये सेट बी है आपका, ए और ये बी, इससे इस पर आर रिलेशन है, तो इसके अंदर मान लो 2 3 4 5 6 2 3 5, तो इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको किसी को किसी से मिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या कोई खाली छूट जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, रिलेशन होगा। बस वो इन नियम जो हमें एक रिलेशन दे रखा होता है, जो हमें ये नियम दे रखा होता है, इस नियम का पालन करना चाहिए। अब इस सवाल में दिया है x बराबर y प्लस 1, किसी और सवाल में कुछ और भी दे सकता हो सकता है। तो बस शर्त यह है कि जो भी आपको सवाल में रिलेशन दिया है, जो भी आपको कंडीशन दी है, उस कंडीशन का पालन करना चाहिए, चाहे कोई किसी से मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी रिलेशन है। इसमें देखिए इसमें क्या है, ये 2 जो है 6 के साथ मैपिंग कर रहा है और 3 भी 6 के साथ मैपिंग कर रहा है। तो बच्चों इसको बोलते हैं हम इसको बोलते क्या है, ये 2 है और ये 6 है, तो 2 6 से मिल रहा है ना, 2 किससे मिल रहा है? 6 से। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि 2 का जो प्रतिबिंब है वो कौन है? 6। 2 का प्रतिबिंब कौन है? 6, क्योंकि 2 6 से मिल रहा है, तो 2 का प्रतिबिंब कौन है? 6। ऐसे में एक 3 का प्रतिबिंब कौन है? तो इसका भी 6 ही है, क्योंकि 3 6 से मैपिंग कर रहा है, तो इसे बोलते हैं प्रतिबिंब। जो इधर वाले होते हैं इन्हें बोलते हैं प्रतिबिंब। किनका प्रतिबिंब बोलते हैं? इनका प्रतिबिंब ये है, और इनका ये क्या है? इन्हें बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब। इसे बोलते हैं इमेज, और इसे बोलते हैं इंग्लिश में प्री इमेज। समझ में आया? प्री इमेज। अगर मैं आपसे कहूं 2 का प्रतिबिंब कितना है? 6 है साहब। 3 का प्रतिबिंब भी 6 है, 4 का प्रतिबिंब 2 है, और 4 का प्रतिबिंब 3 भी है, 5 का प्रतिबिंब 5 ही है। अगर मैं ये कहूं 6 का पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज कौन है? 2, और 6 की प्री इमेज 3 भी है, 2 की प्री इमेज 4 भी है, और 3 की प्री इमेज भी 4 है, और 5 की प्री इमेज 5 ही है, यानी पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, तो कुछ भी बना दो, किसी को किसी के साथ मैपिंग करा दो, चाहे सेट ए के एक अवयव सेट बी के 2 अवयवों के साथ मिला दो। भाई सेट ए का एक अवयव 4 है
और सेट बी के दो अवयव 2 और 3 है, तो ये एक अवयव 2 अवयवों के साथ मैपिंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन में कोई किसी के साथ मैपिंग करे, बस उस नियम का पालन करना चाहिए जो सवाल में हमें दे रखा है, ठीक है। और देखो यहाँ पर इधर के 2 अवयव सेट ए के 2 अवयव सेट बी के एक अवयव के साथ मैपिंग कर रहे हैं, और यहाँ सेट ए का एक अवयव सेट बी के 2 अवयवों के साथ भी मैपिंग कर रहा है। तो कुछ भी हो सकता है, जैसे और ले लीजिए, अगर हम ये बात करें कि एक एरो डायग्राम हमने ये बना दिया 2 3 4 5 6 3 4 1, 2 6 के साथ भी मैपिंग कर रहा है, इसके साथ भी करा सकते हैं, इसके साथ भी करा सकते हैं, इसको इसके साथ करा सकते हैं, और ये खाली भी छूट सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी खाली छूट सकते हैं, इधर भी खाली छूट सकते हैं, इधर का एक एलिमेंट इधर के 2 एलिमेंटों के साथ भी मैपिंग कर सकता है, 3 के साथ भी कर सकता है, 4 के साथ भी कर सकता है, इधर का भी एक एलिमेंट इधर के कई एलिमेंटों के साथ भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो रिलेशन जो आपको दिया है सवाल में उसका पालन करना चाहिए, ठीक है। चाहे ए में खाली छूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बी में खाली छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, ए के 2 अवयव बी के 1 से ही मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, या बी के 2 अवयव ए के 1 से ही मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। बस जो आपको सवाल में रिलेशन दिया है उस रिलेशन का पालन करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो वह संबंध होता है, क्या होता है? संबंध। संबंध तो कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद फिर हमने पढ़ा था बच्चों प्रांत। क्या पढ़ा था? प्रांत। प्रांत क्या होता है प्यारे? प्रांत होता है जो रिलेशन आपने बनाया है उसमें जो पहला मान है वो उसका समुच्चय, यानी 2 3 4, ये प्रांत है। फिर हमने पढ़ा था परिसर, रेंज, और ये क्या होता है? डोमेन। ये होता है डोमेन और ये होता है रेंज। परिसर क्या होता है? रेंज क्या होता है? जो दूसरा मान है y की वैल्यू उसे बोलते हैं परिसर। 1 2 3 ये परिसर हो गया। और सह प्रांत पढ़ा था हमने कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? पूरा का पूरा सेट बी, पूरा का पूरा सेट बी। तो पूरा का पूरा सेट बी क्या है भाई हमारा? ये पूरा का पूरा सेट बी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये परिसर है। समझ में आया? तो हमने रिलेशन समझा था। रिलेशन क्या होता है बता दिया। रिलेशन को हम 3 तरीके से करते हैं, एक तो आपकी सारणी विधि में, समुच्चय निर्माण विधि में, और ये आरेखीय निरूपण से भी हम कर सकते हैं, बता सकते हैं रिलेशन को, ठीक है। और फिर प्रांत क्या होता है? जो रिलेशन में पहले मान होते हैं, यानी जो x का मान होता है वो उसका समुच्चय जो है प्रांत होता है। और परिसर क्या होता है? जो रिलेशन में दूसरे मान यानी जो y के मान होते हैं उनसे मिलकर जो समुच्चय बना होता है वो परिसर होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद सहप्रांत। सहप्रांत क्या होता है? जो हमने रिलेशन बनाया है सेट ए और सेट बी से मिलकर, जो पूरा का पूरा सेट बी है वो क्या होता है? आपका सहप्रांत होता है। क्लियर? तो ये चीज आप समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे बच्चों किसकी? अब हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में, ठीक है। ये नया टॉपिक है। तो रिलेशन आप समझ गए। बस ये ध्यान रखिएगा, रिलेशन में सेट ए का एक अवयव सेट बी के कितने भी अवयवों से मिल सकता है, ऐसे सेट बी का एक अवयव सेट ए के कितने भी अवयवों से मिल सकता है। सेट ए में एक आधा एलिमेंट खाली भी छूट सकता है जो किसी से ना मिले, ऐसे सेट बी में भी एक आधा खाली छूट सकता है वो किसी से ना मिले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस उस शर्त का पालन करे, उस रिलेशन का पालन करे जो हमें सवाल में दिया है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे बच्चों फंक्शन के बारे में, ठीक है। बच्चों जो फंक्शन होता है ना वो भी रिलेशन की तरह ही होता है, बस थोड़ी सी उसमें अलग से कुछ और शर्तें आ जाती हैं, ठीक है। कुछ नियम जोड़ दिए जाते हैं रिलेशन में। कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है उसके लिए मैं अब तुम्हें नियम बताने वाला हूं। पहली बात तो ये सुन लो कि जो फंक्शन होता है ना वो रिलेशन ही होता है एक तरीके से, लेकिन कुछ शर्तें उसमें अलग से ऐड कर दी जाती हैं। उन शर्तों को हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा, कोई भी रिलेशन फलन कब होता है, उन शर्तों को हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं फलन के बारे में। इसके बारे में फलन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरी एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है। फंक्शन होता क्या है बच्चों? तो जो रिलेशन होता है ना बच्चों वही फंक्शन होता है। मैं फिर बता रहा हूं, जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसी को हम फलन कहते हैं। बस उसमें शर्तें कुछ ऐड हो जाती हैं, कुछ नियम और कायदे कानून आ जाते हैं। वो क्या, आइए समझिए। देखिए बच्चों, संबंध को फलन होने के लिए शर्तें
ठीक है, क्योंकि रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, लेकिन कुछ शर्तें होती हैं। वो शर्तें क्या है? नंबर 1, कोई भी संबंध फलन होता है, फलन होता है जब संबंध R का प्रांत पूरा का पूरा समुच्चय A हो जाए, समुच्चय A या सेट A भी बोल सकते हैं हम, हो। ठीक है बच्चों, यानी कोई भी रिलेशन फंक्शन होगा, कब होगा? जब रिलेशन में जो प्रांत होता है ना, वो पूरा का पूरा जो प्रांत है वो सेट A के बराबर हो जाए। किसी रिलेशन का जो प्रांत होता है वो पूरा का पूरा यदि सेट A है तो हम उस रिलेशन को बोलेंगे कि वो फंक्शन होगा। ठीक है, प्रांत क्या होता है मैंने अभी समझाया था। रिलेशन में जो क्रमितीय गुण आते हैं 2, 3, 4, 5, 5, 6, तो जो पहली वैल्यू होती हैं, जो x के मान होते हैं, उन्हीं को हम प्रांत बोलते हैं। ठीक है, तो यदि किसी रिलेशन का जो प्रांत है वो पूरा का पूरा सेट A के बराबर है, यानी जो सेट A में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वही प्रांत में आ रहे हैं, यानी जो प्रांत में जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट A के बराबर हैं, तो हम बोलेंगे कि वो रिलेशन एक फंक्शन होगा। ठीक है बच्चों, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या होती है बच्चों? दूसरी शर्त ये होती है कि कोई भी संबंध फलन होता है यदि सेट A का एक अवयव सेट B के किसी एक अवयव के साथ ही मैपिंग करे। ठीक है, और सेट A का कोई भी अवयव खाली नहीं छूटना चाहिए। ठीक है बच्चों, शर्त ये है जब समुच्चय A का एक अवयव समुच्चय B के दो अवयवों के साथ मैपिंग ना करे। मतलब कि जैसे हम एरो डायग्राम बना रहे थे तो रिलेशन में क्या था कि भाई रिलेशन में तो ये था कि एक एलिमेंट 2 के साथ भी मिल सकता है या 3 के साथ भी मिल सकता है। A का B का मतलब जो A का एक एलिमेंट है वो B के कई एलिमेंटों के साथ भी मैपिंग कर सकता है, या A के कई एलिमेंट B के एक एलिमेंट के साथ भी मैपिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। रिलेशन में तो ये था कि सेट A का एक एलिमेंट सेट B के कईयों के साथ मिले, या सेट B का A के कईयों के साथ मिले, या सेट A के कई B के एक के साथ मिले, या सेट B के कई A के एक के साथ मिले। लेकिन रिलेशन में ये होता था, फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। फंक्शन में ये होता है कि सेट A का एक अवयव सेट B के एक ही अवयव के साथ मैपिंग कर सकता है, सेट A का एक अवयव सेट B के 2 अवयवों के साथ मैपिंग नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों, यानी कि सेट A के एक अवयव की जो इमेज है वो सेट B में एक ही होगी। सेट A के एक अवयव की जो इमेज है वो सेट B में 2 नहीं हो सकती हैं। इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं बच्चों, इसी लैंग्वेज को एक तरीके से और ले सकते हैं, या समुच्चय A के किसी अवयव की समुच्चय A के किसी अवयव की समुच्चय B में 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकते या नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये मतलब
कि सेट ए का जो एक एलिमेंट है वो सेट बी के दो अवयवों के साथ मैपिंग नहीं करेगा, एक एलिमेंट एक के साथ ही मैपिंग करेगा। लेकिन रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन में एक एलिमेंट कईयों के साथ मैपिंग कर सकता है, लेकिन फलन में ये नहीं होता है। फलन में जो है सेट ए के एक एलिमेंट की जो इमेज है वो सेट बी में एक ही होगी, जबकि रिलेशन में सेट ए के एक एलिमेंट की इमेज सेट बी में कई हो सकती थी। लेकिन इसमें फंक्शन में ये शर्त अलाउड नहीं है, एक एलिमेंट सेट बी के एक के साथ ही मैपिंग करेगा। ठीक है, तो ये शर्त थी बच्चों जो है किसी भी रिलेशन को फंक्शन बनाने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे ये एरो डायग्राम हम बना रहे हैं, ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसके अंदर ये कुछ एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, ये इसके अंदर कुछ एलिमेंट आ रहे हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये जो है फलन है, ये जो रिलेशन है ये फलन होगा। क्यों? क्योंकि शर्त क्या है, दूसरी वाली शर्त क्या है कि समुच्चय ए के किसी एक अवयव की समुच्चय बी में दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए, एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। देखो इसका प्रतिबिंब यही तो है, ऐसा तो नहीं है कि इसका प्रतिबिंब भी यही है और इसका प्रतिबिंब यही हो, नहीं, क्योंकि ये इससे अलग मिल रहा है, ये इससे अलग मिल रहा है। तो एक की इसकी प्रतिबिंब क्या है, ये इसका प्रतिबिंब ये है और दूसरे वाले का प्रतिबिंब ये दूसरा है, तीसरे वाले का तीसरा है, चौथे वाले का चौथा है। मतलब हर एक की अलग अलग प्रतिबिंब है। ऐसा नहीं है कि दोनों जो हैं किसी एक के साथ ही मिल रहे हों। अगर दोनों एक के साथ मिलते तो फिर वो रिलेशन होता, फंक्शन नहीं होता। क्योंकि रिलेशन में सेट ए के दो अवयव सेट बी के एक के साथ मिल सकते हैं, या सेट बी के तीन बी के एक के साथ मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से शर्त है। पहली शर्त क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको ए सेट दे रखा है, इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3, ठीक है, एक सेट आपको बी दे रखा है, इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 2 4 6 8। अब आपने एक रिलेशन बनाया, क्या कि रिलेशन है आपका कि x, y सच दैट x बराबर 2y, x बराबर 2y। ठीक है, तो अब देखिए, या फिर ऐसा x बराबर 2y ना लिखिए, इसको ये लिखो y बराबर 2x, y बराबर 2x। ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। ये यहाँ से हम एक रिलेशन बनाएंगे बच्चों। ठीक है, क्या बनाएंगे, रिलेशन। देखिए क्या बनेगा, कौन कौन से आएंगे इसमें, क्रेमदेव जो इस नियम का पालन करेंगे वही आएंगे इसमें। तो देखो x बिलोंग करता है a से, y बिलोंग करता है b से, यानी x का मान मुझे लेना सेट a से। तो सेट a से मैंने x का मान लगाया यहाँ पे 1, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 2 जा 2, तो y की वैल्यू 2 मिलेगी, 2 इसमें है तो 1 2 आ जाएगा। मैंने x की वैल्यू लगाई 2, तो 2 दूनी 4, y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 4 मिलेगी, तो 2 लगाने पर 4 मिलेगी। x की वैल्यू मैंने लगाई 3, तो 3 दूनी 6, y की वैल्यू 6 मिली, 6 है, तो 3 6। अब मैं x की वैल्यू आगे इसमें कुछ है नहीं लगाऊं क्या, तो बस यहीं छोड़ दो। अब इसका एरो डायग्राम बनाओ बच्चों, क्या बनाओ, एरो डायग्राम। तो देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये पहली शर्त का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अब मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊंगा, तो ये आपका सेट ए हो गया, ये आपका सेट बी हो गया। ए के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो 1 2 3, बी के अंदर आ रहे हैं 2 4 6 8। अब देखिए 1 किसके साथ मैपिंग करेगा, 2 के साथ, 1 2 के साथ, 2 किसके साथ मैपिंग करेगा, 4 के साथ, 3 किसके साथ मैपिंग करेगा, 6 के साथ। अब देखिए पहली शर्त क्या है, कोई भी संबंध फलन होता है कब, जब संबंध R का जो प्रांत है ना वो पूरा का पूरा सेट A होना चाहिए। तो भैया जरा इसका प्रांत निकालना, इसका प्रांत क्या होगा, तो प्रांत क्या होता है प्यारे, प्रांत होता है जो रिलेशन में पहले पहले मान होते हैं उनका समुच्चय। तो इस रिलेशन में पहले पहले मान क्या है, 1 2 3, 1 2 3, ये प्रांत है। तो क्या ये प्रांत भैया सेट A के बराबर है, प्रांत पूरा का पूरा समुच्चय A होना चाहिए, तब वो रिलेशन फंक्शन होगा। तो देखो प्रांत में आ रहे हैं 1 2 3 और सेट A में क्या आ रहा है, सेट A में भी 1 2 3, यानी जो प्रांत है और जो सेट A है वो आपस में देखो बच्चों बराबर है। अगर किसी रिलेशन में सेट A उस रिलेशन के प्रांत के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन एक फंक्शन है। इट मीन्स ये जो रिलेशन है ये फलन होगा, ये रिलेशन फलन होगा। और दूसरी शर्त क्या थी बच्चों, कि दूसरी शर्त ये थी कि समुच्चय A के किसी अवयव की
समुच्चय बी में दो प्रतिबिंब ना हो। तो देखो एक का प्रतिबिंब एक ही तो है, दूसरे का प्रतिबिंब दूसरा है, तीसरे का तीसरा है। ऐसा तो है नहीं कि एक एलिमेंट सेट ए का जो एक एलिमेंट है वो सेट बी के दो के साथ जाके मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो इसकी प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब ये है, इसका प्रतिबिंब ये है, इसका प्रतिबिंब ये है, तो अलग अलग प्रतिबिंब है। ऐसा नहीं है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दो के साथ मिल रहा हो, यानी सेट ए के एक अवयव का जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, 1 का प्रतिबिंब 2 है तो इसका एक सेपरेट प्रतिबिंब है, 2 का प्रतिबिंब 4 है, 3 का 6 है, सबका अलग अलग प्रतिबिंब है। ऐसा नहीं है कि एक के दो प्रतिबिंब हो, नहीं है ना, ठीक है। तो ये बच्चों क्या होगा, ऐसा रिलेशन एक फंक्शन होता है। तो समझ में आया, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है, कोई भी रिलेशन फंक्शन जब होगा जब इन शर्तों को आपको याद कर लेंगे। कैसे कि कोई भी रिलेशन फंक्शन होगा जब रिलेशन जो संबंध है उसका जो प्रांत है वो पूरा का पूरा सेट ए के बराबर आ जाए। तो देखो सेट ए ये था और मैंने इस रिलेशन का प्रांत निकाला तो प्रांत ए आया, और प्रांत और ए क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। यानी हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इस शर्त को कि सेट ए बराबर आना चाहिए रिलेशन का जो डोमेन है, रिलेशन का जो प्रांत होता है वो ये बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो हम कह देंगे कि वो रिलेशन जो है एक फंक्शन होगा, ठीक है। सेट ए और जो रिलेशन का प्रांत है वो आपस में बराबर आना चाहिए। देखो सेट ए और रिलेशन का जो प्रांत है वो आपस में बराबर आ रहे हैं, तो फिर हम उस रिलेशन को बोलेंगे फंक्शन। रिलेशन ही फंक्शन होता है यदि वो रिलेशन इन दो शर्तों का पालन करे। पहली कि सेट ए रिलेशन के प्रांत के बराबर आ जाए तो वो रिलेशन फंक्शन होगा, वो रिलेशन जो संबंध है वो प्रांत होगा, ठीक है। और दूसरी कि सेट ए के एक अवयव की जो प्रतिबिंब है सेट बी में एक ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सेट ए के एक अवयव की सेट बी में दो प्रतिबिंब है तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो एक अवयव की एक ही तो प्रतिबिंब है, इसकी अलग प्रतिबिंब है, इसके तो हर एक की अपनी अलग अलग प्रतिबिंब है, तो ये रिलेशन एक फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये दो शर्तें आप याद कर लीजिएगा किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए, ठीक है। जैसे बच्चों एक ये भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई रिलेशन दे रखा है, मान लीजिए 2,3, 3,4 या 2,5 इस तरीके से दे रखा है कोई रिलेशन है। देखिए अगर आपको प्रांत ये जो पहले पहले अवयव हैं इनमें अगर तुम्हें इनमें कोई एक एलिमेंट दो बार सेम दिख जाए, कहीं भी दिख जाए, तब भी रिलेशन क्या है, फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो 2 3 के साथ भी मिल रहा है और 2 5 के साथ भी मिल रहा है। अगर किसी रिलेशन में जो डोमेन है, जो प्रांत के अवयव हैं, वो आपको कहीं दो एलिमेंट सेम दिख जाए तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसका अगर हम एरो डायग्राम बनाएंगे ना, अगर हम इसका एरो डायग्राम बनाएंगे तो देखिए कैसा बनेगा। देखो इसका एरो डायग्राम ऐसा बनेगा कि ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो 2 रखने पे क्या मिल रहा है 3, तो 2 से 3 मिलेगा। 3 रखने पे क्या मिल रहा है 4, तो 3 4 से मिलेगा। फिर 2 रखने पे क्या मिल रहा है 5, तो 2 रखने 2 ही 5 से मिल रहा है, ठीक है भाई। 2 3 और ये 2, तो एक ही बार लिखेंगे 2 और 3, ये 2 और 3 तो आ गए इसमें, और 3 4 और 5 आ गए इसमें। देखो 2 3 के साथ भी मिल रहा है और 2 5 के साथ भी मिल रहा है, तो 2 3 के साथ भी मिल रहा है, 2 5 के साथ भी मिल रहा है और 3 4 के साथ मिल रहा है। तो ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि शर्त क्या थी बच्चों, शर्त ये थी कि समुच्चय ए के किसी अवयव की समुच्चय बी में दो प्रतिबिंब ना हो। देखो 2 का जो प्रतिबिंब है एक तो 3 है और 2 का प्रतिबिंब 1 5 है, यानी सेट ए के एक ही अवयव की सेट बी में दो प्रतिबिंब आ रहे हैं बच्चों। देखो 2 का प्रतिबिंब 3 भी है और 2 का प्रतिबिंब 5 भी है, 2 3 से भी मिल रहा है, 2 5 से भी मिल रहा है, तो दूसरी शर्त गलत हो गई और दूसरी शर्त का पालन नहीं हो रहा है इसमें। तो मतलब क्या है, ये जो है आपका रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा ये, ठीक है। तो अगर आपको रिलेशन जो क्रमित युग्म है, रिलेशन का जो क्रमित युग्म है और उसमें प्रांत वाले अवयव 2 सेम दिख जाएं तब भी वो रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि सेट ए के एक अवयव की सेट बी में 2 प्रतिबिंब हो जाते हैं, 2 इमेजेस हो जाती हैं, ठीक है, और 2 इमेज होनी नहीं चाहिए। तो समझ में आया फंक्शन क्या होता है, सिर्फ 2 शर्तें याद कर लेना और ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एरो डायग्राम बना रहा हूँ और आपको पहचानने
कि वो रिलेशन जो है फंक्शन है या नहीं है। थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक एरो डायग्राम बनाया मैंने, ए का और ये बी का, ये ए है और ये बी है, और इस पर एफ कोई फंक्शन है। ये मान लीजिए ये कुछ एलिमेंट है और इसके अंदर ये कुछ एलिमेंट है, ये इसके साथ मैपिंग कर गया, 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 ये इसके साथ मैपिंग कर गया। अब बताइए मुझे, क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? तो देखिए पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त ये थी कि जो प्रांत है वो सेट ए के बराबर आना चाहिए, प्रांत सेट ए। और दूसरी शर्त ये थी कि सेट ए के एक अवयव की सेट बी में एक ही इमेज होनी चाहिए। वन की इमेज, इस वाले की इमेज ये अलग है, इसकी इमेज ये भी है और इसकी इमेज ये भी है। तो इस एक पॉइंट की दो इमेज हो गई सेट बी में, दूसरी शर्त का पालन नहीं हो रहा, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। समझ में आया? ये बताओ जरा। क्या ये ए है और ये बी है और ये एफ है, क्या ये रिलेशन एक फंक्शन होगा? बताओ। तो ये रिलेशन फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि देखो एक एलिमेंट एक की साथ मिल रहा है, इसकी इमेज क्या है? ये, इसकी इमेज ये और इसकी इमेज ये, ऊपर नीचे है लेकिन सबकी अलग अलग इमेज है ना। किसी सेट ए के एक अवयव की सेट बी में दो इमेज तो नहीं है ना। तो बस ये क्या है? ये रिलेशन एक फंक्शन है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको पहचानना है। तो आई होप कि आपको फंक्शन क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन के प्रकार, जिस पर पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है आपकी। ठीक है, ये चीज अब आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये लास्ट बेसिक चल रहा है आपका। अब बच्चों यहाँ पे हम पढ़ेंगे फलन के प्रकार। हमने फलन पढ़ लिया, फलन क्या होता है। तो बच्चों हमने यहाँ पे फंक्शन पढ़ लिया और रिलेशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों जो आपकी 1.1 है ना, जो पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है 1.1, जो मैं अब पढ़ाने वाला हूँ उस पर डिपेंड है बच्चों। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो हमने रिलेशन पढ़ लिया, यानी हमने संबंध पढ़ लिया और फंक्शन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार, टाइप ऑफ रिलेशन। ये थोड़ा मार्कर बच्चों हमारा सही नहीं चल रहा है, इसे हटा देते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार यानी टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन अब हम पढ़ने वाले हैं। हमने रिलेशन पढ़ लिया, रिलेशन क्या होता है। ठीक है, रिलेशन जो होता है ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, और सेट ए का कोई भी अवयव किसी के साथ भी मिल सकता है, कितनी बार भी मिल सकता है, ऐसी सेट बी का। अब ये रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, तो बच्चों रिलेशन हम पढ़ेंगे यहाँ पे 3 टाइप के, और 3 टाइप के रिलेशन ही पहली एक्सरसाइज में है और पूरी एक्सरसाइज उस पर समाप्त हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा अब। ठीक है, देखिए बच्चों, पहला ये हम लिख देते हैं, संबंध 3 प्रकार के होते हैं। संबंध 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वतुल्य संबंध। कौन सा? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य संबंध जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, दूसरा होता है बच्चों सममित संबंध। सममित संबंध जिसे हम सिमेट्रिक रिलेशन भी बोलते हैं बच्चों। क्या? सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, और तीसरा होता है बच्चों संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध जिसे हम ट्रांसिटिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप के रिलेशन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के अंदर। संबंध 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वतुल्य संबंध, दूसरा सम्मित संबंध और तीसरा संक्रामक संबंध बच्चों। ठीक है, अब इन संबंधों की कुछ कंडीशन है। हमसे अब सवाल कैसे पूछे जाएंगे एक्सरसाइज 1.1 में कि बताओ कि दिया गया संबंध स्वतुल्य है, क्या संबंध सम्मित है, क्या संबंध संक्रामक है। ठीक है, और एक संबंध और होता है, लेकिन पहले हम इन तीनों को समझेंगे फिर उसको समझ लेंगे। ठीक है, ये 3 समझ में आ गए तो वो तो 2 मिनट का खेल है, आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए
अब हम यहाँ पे ये बात करेंगे तुल्यता स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध क्या होता है और संक्रामक संबंध क्या होता है। अब इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो इनकी मैं शर्त आपको लिख के बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर स्वतुल्य संबंध की कंडीशन क्या होती है, यानी कोई भी संबंध स्वतुल्य संबंध कब होता है, कोई भी संबंध स्वतुल्य संबंध जब होता है कि जब सेट हमें कोई दे रखा है और उस सेट के जो एलिमेंट हैं, उस सेट में जो भी अवयव आ रहे हैं, उन अवयवों का खुद के साथ ही रिलेशन होना चाहिए, खुद के साथ ही कोई ना कोई संबंध जरूर होना चाहिए। सेट ए अगर हमें कोई दे रखा है तो उस सेट ए के प्रत्येक अवयव का खुद के साथ आर रिलेशन होना चाहिए, खुद के साथ कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। और खुद के साथ संबंध है तो वो स्वतुल्य संबंध होगा, ठीक है। ऐसे ही सम्मित संबंध की बात करें तो अगर कोई दो अवयव है सेट ए वो रिलेशन में, मान लीजिए 1,2 रिलेशन में है, तो फिर 2,1 भी रिलेशन में होने चाहिए। यानी अगर 1,2 रिलेशन 1,2 में रिलेशन है तो 2,1 में भी रिलेशन होना चाहिए, उल्टे में भी रिलेशन होना चाहिए, तो वह क्या होगा, सम्मित संबंध होगा। और संक्रामक संबंध क्या होता है कि मान लीजिए कोई 3 क्रमित युग में एक का 2 के साथ संबंध है, एक का 2 के साथ संबंध है, 2 का 3 के साथ संबंध है, तो फिर एक का 3 के साथ भी संबंध होना चाहिए, तो फिर वो क्या होता है, एक संक्रामक संबंध होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक का संबंध 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, तो फिर एक का 3 के साथ भी संबंध होना चाहिए। अगर है तो फिर हम उसे बोलते हैं संक्रामक संबंध। अब मैं इसको एक एग्जांपल देके और बाकायदा कंडीशन वगैरह लिखा के सब कुछ समझाने वाला हूं मैं, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल हम पहले की बात कर रहे हैं, इनको हटा देते हैं अभी हम, ठीक है। जैसे बच्चों, मेरे पास कोई एक सेट दे रखा है ए बराबर, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और एक सेट बी है, इसके अंदर जो एलिमेंट हैं बच्चों वो हैं इसके अंदर जो एलिमेंट हैं आपके वो हैं कि 2 3 4 5, ठीक है। अब एक रिलेशन हमें दे रखा है बच्चों, क्या एक रिलेशन दे रखा है आर बराबर, रिलेशन क्या है बच्चों, रिलेशन ये है कि x, y such that x, y such that x is equal to y, x is equal to y and x belongs to a और y belongs to b। ये है रिलेशन बच्चों। क्या रिलेशन है कि x, y इस प्रकार है कि x y के बराबर है, x सेट a से बिलोंग करता है, y सेट b से बिलोंग करता है। यानी कि हम रिलेशन में सिर्फ वही लेंगे जो आपस में बराबर होंगे, यानी x और y के मान आपस में समान होने चाहिए, सिर्फ वही ले सकते हैं। तो देखो भाई, x का मान अगर मैं 1 लूं तो क्या y का मान 1 है बच्चों, कि y b से बिलोंग कर रहा तो b में देखेंगे, नहीं है तो फिर नहीं ले सकते। अगर मैं x का मान 2 लूं तो y का मान 2 है तो मतलब 2,2 आ सकता है, 2,2 आ सकता है। भाई x और y आपस में बराबर होने चाहिए और x का मान a से लेना है, y का मान b से लेना है। तो x का मान अगर मैं 2 लूंगा तो y का मान भी 2 होना चाहिए, तो y का मान 2 है तो 2,2 आ सकता है। x का मान अगर मैं 3 लूंगा तो y का मान भी 3 आएगा, क्योंकि दोनों बराबर है, तो 3 है तो 3,3 भी आ सकता है, 3,3 भी आ सकता है। अगर मैं x का मान लूं 4, ठीक है, तो y का मान भी तो 4 आ रहा है। तो देखिए बच्चों, अब हमें चेक करना है ये क्या जो है स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध की कंडीशन ध्यान से समझिएगा, क्या करते हैं स्वतुल्य संबंध समझने, ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चों, ठीक है। जैसे बच्चों, हम ये जो सेट ए हमें दे रखा है, इसमें से आप कोई भी एलिमेंट उठाओ, कोई भी उठा लो। ये जो 1 जो है सेट ए से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है भाई। जो 1 है वो बिलोंग्स टू ए है, यानी 1 सेट ए से संबंधित है। ये किसका निशान है, ये निशान होता है बिलोंग का, मैंने आपको बताया भी होगा, संबंधित। यानी जो 1 है वो सेट ए से संबंधित है, क्यों, क्योंकि सेट ए में 1 आ रहा है तो 1 इससे संबंधित है। भाई आप अपनी फैमिली से संबंधित हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि आप अपनी फैमिली के अंदर आ रहे हैं, तो उससे रिलेशन, और ये संबंधित का निशान होता है, ये बिलोंग्स टू का वो होता है सिंबल, ठीक है। तो देखिए 1 भी 2 से संबंध, 1 भी ए से संबंधित है, 2 भी ए से संबंधित है, 3 भी ए से संबंधित है, 4 भी ए से संबंधित है, क्योंकि ये सब ए के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम स्वतंत्र संबंध चेक करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी एलिमेंट ले लो सेट ए में से, कोई भी ले लो,
मान लो मैंने 1 ले लिया, 1 बिलोंग्स टू ए, यस 1 जो है ए से बिलोंग करता है, तो इंप्लाइज दैट 1,1 बिलोंग्स टू आर। आपने सेट ए से जो एलिमेंट लिया है वो सेट ए में तो है, क्या उस एलिमेंट का खुद के साथ ही रिलेशन है आर के अंदर? तो देखिए चेक करिए, अगर 1 सेट ए में है तो 1,1 आर में होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि यह संबंध जो है स्वतुल्य है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन जितने भी सेट ए में अवयव आ रहे हैं ये शर्त सबके लिए पूरी होनी चाहिए भाई। देखिए 1 सेट ए में है 1 बिलोंग्स टू ए है, तो 1,1 आर में होना चाहिए। तो क्या 1,1 आर में है? 1,1 आर में नहीं है, 1,1 आर में नहीं है। इट मीन्स ये जो है आपका स्वतुल्य संबंध नहीं है। कब होता? जब 1,1 भी इसमें होता। 2 बिलोंग्स टू ए है, लेकिन 2,2 आर में है। 3 बिलोंग्स टू ए है, 3,3 आर में है। 4 बिलोंग्स टू ए है, 4,4 आर में है। लेकिन सिर्फ एक ने गड़बड़ कर दी, सब सही है, सब इस नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन एक भी नहीं कर रहा ना गलती से, तो फिर वो स्वतुल्य संबंध नहीं होता है। नहीं के लिए एक ही काफी है, गलती से एक भी ऐसा निकल आया जो इस नियम का पालन नहीं कर रहा, तो फिर वह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यार ये नहीं का एग्जाम्पल निकल आया, चलो हम हाँ का देने वाले हैं एक और आपके, हम हाँ का भी समझेंगे और ना का भी, तभी तो क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए सेट ए हमें दे रखा है, इसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, ठीक है, और एक रिलेशन है क्या कि x, y सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू सम संख्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू सम संख्या, सम संख्या, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू सम संख्या। और यहां पे लिख देते हैं कि x, y बिलोंग्स टू a। x और y दोनों a से ही बिलोंग करते हैं, यानी x को भी a से लेना है, y को भी a से लेना है। तो अब देखिए रिलेशन बनाओ बच्चों, यहाँ पे रिलेशन बनाओ। रिलेशन क्या बनाएंगे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू सम संख्या। तो देखो x भी a से लेना है और y भी a से लेना है, तो x की जगह मान लीजिए मैं ले लूँ 1, और y की जगह y किससे लेना है, वो भी a से लेना है, तो y की जगह भी 1 ले सकता हूँ। भाई x a से लेना है तो 1 ले लिया, y किससे लेना है, y लेना है a से, तो मान लीजिए मैंने 1 y भी 1 ले लिया, और फिर बीच में माइनस, तो माइनस कर दिया, तो क्या आएगा 0, यानी 1 माइनस 1 क्या आ रहा है 0। क्या 0 एक सम संख्या है? तो जो 0 सम संख्या नहीं होती है। लेकिन शर्त क्या होती है, सम संख्या की डेफिनेशन क्या होती है? सम संख्या की डेफिनेशन होती है कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। वैसे 0 सम संख्या नहीं होती है, लेकिन अगर हम परिभाषा पे जाएंगे तो परिभाषा के हिसाब से इसको हम सम संख्या मानेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर 0 को सम संख्या क्यों मान रहे हैं? परिभाषा के आधार पर मान रहे हैं, वैसे 0 सम संख्या नहीं होती है। तो परिभाषा के आधार पर सम संख्या है क्योंकि 0 2 से डिवाइड हो जाती है, इसीलिए हम इसको लेंगे, ठीक है। सम संख्या में इसलिए सम को काउंट कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो भाई x की जगह 1 और y की जगह भी 1, तो 1,1 आ सकता है, क्योंकि 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, 0 एक सम संख्या में ली गई है। ऐसे ही अगर x की जगह 2 लूँ और y की जगह भी 2 लूँ और घटाऊँ तो क्या आएगा 0, ये भी समझा। तो 2,2 भी आ सकता है, ऐसे 3,3 भी आ सकता है, 4,4 भी आ सकता है, ठीक है। 1,2 नहीं आ सकता, क्योंकि 1 में से 2 को घटाएंगे तो सम संख्या नहीं आएगी, विषम आएगी। 1,3 आ जाएगा, क्योंकि 1 में से घटाएंगे 3 को तो -2 आएगा, और -2 भी एक सम संख्या है, बशर्ते ये ऋणात्मक सम संख्या है। कैसी है? ऋणात्मक सम संख्या तो है लेकिन नेगेटिव सम संख्या है। भाई सम संख्या 2 टाइप की होती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव सम संख्या है, तो इसको लेंगे। तो 1,3 ले सकते हैं, x की जगह ले लूँ मैं 1 और y की जगह ले लूँ 3, तो 1 में से 3 घटाऊंगा, -2 सम संख्या है, तो 1,3 आ सकता है, या 3,1 भी तो आ सकता है, 3 में से घटाएंगे तभी सम संख्या आएगी। 1,4 नहीं, क्योंकि विषम संख्या मिलेगी घटाएंगे तो, ठीक है। 2,3 नहीं, विषम संख्या मिलेगी, क्योंकि 2 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, विषम संख्या है। 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आएगा, सम संख्या है। 2,4 आ सकता है, या 4,2 भी आ सकता है। तो इसके अंदर वही आएंगे जो इस शर्त का पालन कर रहे होंगे, और ये सब इसी शर्त का पालन कर रहे हैं। देखिए एक में से दूसरे को घटाइए, सम संख्या मिल रही है, तो इस नियम का पालन कर रहे हैं, तभी तो आए इसमें, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है बच्चों? स्वतुल्य की कंडीशन मैं लिख देता हूँ आपको, ये होती है फॉर ऑल
ए बिलोंग्स टू ए, यानी कोई अवयव अगर सेट ए से बिलोंग कर रहा है तो इम्प्लाइज दैट उस अवयव का उसी के साथ आर रिलेशन होना चाहिए। यानी अगर एक सेट ए से बिलोंग कर रहा है तो ए कॉमा ए आर के अंदर होना चाहिए, अगर ए सेट ए के अंदर है तो ए कॉमा ए आर के अंदर होना चाहिए। ये होती है इसकी शर्त। अब देखिए चेक कर लीजिए भाई, रिलेशन में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 4 एलिमेंट आ रहे हैं, तो चारों पर इस नियम का पालन होना चाहिए। देखो 1 बिलोंग्स टू ए, यस 1 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाइज दैट 1,1 बिलोंग्स टू आर। क्या 1,1 आर में है? 1,1 आर में है। ऐसे देखिए 2 बिलोंग्स टू ए, यस 2 ए से बिलोंग कर रहा है क्योंकि 2 ए में है, तो इम्प्लाइज दैट 2,2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो 2,2 आर में है 2,2 भी आर से बिलोंग कर रहा है। ऐसी और भी है इसमें 3 चीजें चेक करो। 3 बिलोंग्स टू ए, यस 3 ए से बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाइज दैट 3,3 बिलोंग्स टू आर, तो 3,3 आर में है तो ठीक है। 4 बिलोंग्स टू ए, 4 ए से बिलोंग कर रहा है सब, तो इम्प्लाइज दैट 4,4 बिलोंग्स टू आर, तो 4,4 आर में है तो सेट ए के अंदर जितने भी अवयव आ रहे हैं वो सब इस नियम का पालन कर रहे हैं बच्चों, इस नियम का पालन कर रहे हैं। अगर गलती से एक भी एलिमेंट इस नियम का पालन नहीं करता, जैसा कि मैंने पीछे का एग्जांपल दिया था उसमें 1,1 नहीं मिल रहा था, गलती से अगर एक भी इस नियम का पालन नहीं करेगा तो फिर वो स्वतुल्य नहीं होगा। क्लियर ना? देखिए भाई फिर एक बात समझ लीजिए, स्वतुल्य कैसे चेक करते हैं। सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं सबको चेक करो। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 सेट ए में है तो 1,1 आर में होना चाहिए, तो 1,1 आर में है। 2 सेट ए में है तो 2,2 आर में होना चाहिए, 2,2 आर में है। 3 सेट ए में है तो 3,3 आर में होना चाहिए, तब होगा, तो 3,3 आर में है। अगर 3,3 आर में नहीं होता तो फिर ये संबंध जो है आपका स्वतुल्य नहीं होता। समझ में? कहीं एक भी ऐसा गड़बड़ कर गया तो नहीं होगा। 4 बिलोंग्स टू ए है तो 4,4 आर में है, तो ए के अंदर जितने भी अवयव आ रहे हैं सभी इस नियम का पालन कर रहे हैं कि ए बिलोंग्स टू ए, तो इम्प्लाइज दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए क्या है? ये सब एलिमेंट ए की जगह यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? एक स्वतुल्य संबंध होगा। क्लियर? स्वतुल्य संबंध की कंडीशन। अब बात करेंगे हम सममित की। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? खुद के साथ आर रिलेशन होना चाहिए। बच्चों हमने मिटा दिया, चलो नीचे वाला हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या क्या आ रहे थे इस रिलेशन में? क्या क्या आ रहा था? 1,1 आ रहा था, 2,2 आ रहा था और 3,3 आ रहा था, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों सममित के लिए। सममित की कंडीशन क्या होती है? सममित की कंडीशन ये होती है बच्चों कि a, b बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज दैट b, a बिलोंग्स टू r। देखिए अगर a, b r में है, भाई स्वतुल्य में क्या करते थे कि सेट ए से एलिमेंट लेते थे एक और उसका उसी के साथ रिलेशन आर में देखते थे, लेकिन सममित में दोनों ही चीजें आर में देखनी है, सेट ए का कोई काम नहीं रहा। अब अगर ए कॉमा बी आर में है, अगर ए कॉमा बी आर में है तब बात करेंगे, अगर ए कॉमा बी ही आर में नहीं है तो फिर कोई काम ही नहीं है, फिर तो बात ही नहीं करेंगे। कब बात करेंगे? जब ए कॉमा बी आर में है तो फिर बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए, तो ये सममित होगा। अगर बी कॉमा ए आर में नहीं हुआ तो सममित नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए आर में चेक करो जितनी भी हैं, जैसे 1,3 लिया, ये ए मान लो और ये बी मान लो, तो ए कॉमा बी यानी 1,3, तो 1,3 आर में है, भाई ये आर में ही तो है 1,3, तो फिर 3,1 भी आर में होना चाहिए, तो 3,1 आर में है, तो ऐसी और चेक कर लो। 2,4 आर में है तो फिर 4,2 भी आर में होना चाहिए, है तो। ऐसे ही इतने जितने भी इसके अंदर आ रहे हैं वो सभी इस नियम का पालन करने चाहिए। अगर गलती से एक भी नहीं कर रहा तो फिर नहीं होगा सममित। देखो 2,2 आर में है तो फिर उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? फिर 2,2 आएगा, तो 2,2 आर में है। तो भाई अगर ए मान लू और ये बी मान लू तो ए कॉमा बी यानी 2,2 आर में है, तो इसका उल्टा करना फिर वो क्या आएगा? वो भी 2,2 आएगा, तो वो भी आर में है क्या? है तो 2,2 वही तो ही है। समझ में आया? 3,3 आर में है तो फिर 3,3 भी आर में होगा, है वही है, सही है। समझ में आ रहा है ना? मतलब कि अगर आपका 1,5 आर में है तो फिर 5,1 भी आर में होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा, और हुआ तो ठीक है।
ऐसे ही आर के अंदर जितने भी आ रहे हैं सभी इस नियम का पालन करने चाहिए, और कर रहे हैं तो सम्मित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसकी शर्त ये होती है। और जब सभी इस नियम का पालन करेंगे, जितने भी आर में आ रहे हैं वो सब इस नियम का पालन करेंगे, तो यहाँ पे आगे लगा देंगे फॉर ऑल। ये बच्चों फॉर ऑल का निशान होता है, फॉर ऑल मतलब सभी के लिए। मतलब हमने किसी एक को लिखा है और फॉर ऑल लगा दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि आर में जितने भी आ रहे हैं वो सभी इस नियम का पालन कर रहे हैं। फॉर ऑल, ये नियम फॉर ऑल सभी के लिए पालन कर रहा है। अगर कोई एक भी पालन नहीं करेगा तो फ्री निशान नहीं लगाएंगे और फिर वो सम्मित भी नहीं होगा। तो समझ में आया सम्मित की कंडीशन क्या हो गई? और समझ लीजिए, जैसे मैं साइड से समझाता हूँ तुम्हें, एक अभी तरफ से मैं आता हूँ कोई रिलेशन, ठीक है। जैसे कोई रिलेशन है 1,2, 5,4, 3,6, 4,5, 2,1 और 6,3 ये है। तो अब देखिए 1,2 आर में है, कोई भी एक उठा लो, 1,2 आर में है तो 2,1 भी आर में होना चाहिए, 2,1 आर में है तो। लेकिन ये तो हमने एक चेक किया है, ऐसे जितने आ रहे हैं सब चेक करो। 5,4 आर में है तो 4,5 भी होना चाहिए, तो 4,5 है तो ये रहा। 3,6 आर में है तो 6,3 भी आर में होना चाहिए, है तो। सबके सब जितने भी इसके अंदर हैं सब इस नियम का पालन कर रहे हैं, तो फिर हम ये कह देंगे कि ये सम्मित संबंध है। ये रिलेशन कैसा है? सम्मित है, ठीक है। अब कहोगे सर ये कहाँ से आएंगे? तो ये हमें जब सवाल दिया होगा ना तो वहां पे हम बनाएंगे खुद और तब चेक करेंगे। ये तो मैं अभी अपनी तरफ से बना के लिख रहा हूँ, ठीक है। तो समझ में आ गई सम्मित की कंडीशन। अब बात करते हैं संक्रामक। संक्रामक संबंध, ठीक है। सम्मित की कंडीशन क्या होती है? यहां लिख भी दे सकता हूं मैं। सम्मित क्या होती है? फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू r implies that b, a बिलोंग्स टू r। अगर ये r में है तो ये भी होना चाहिए, सही है। और उसकी क्या थी? सुतुल्य की। सुतुल्य की मैंने क्या लिखाई थी? फॉर ऑल कि अगर कोई एक एलिमेंट a बिलोंग्स टू सेट a में है तो implies that a, r में होना चाहिए, सही है। और अब हम बात कर रहे हैं संक्रामक की। संक्रामक की कंडीशन क्या होती है? संक्रामक की होती है कि अगर a, b r में है, ये भी r में देखते हैं, सम्मित को भी r में देखते हैं, संक्रामक को भी r में देखते हैं। a की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन स्वतुल्य में a की जरूरत पड़ती है और r की भी पड़ती है, दोनों की पड़ती है, ध्यान रखिएगा। अब संक्रामक की कंडीशन ये होती है कि a, b r में है तब, नहीं है तो फिर कोई चक्कर नहीं है ठीक है। b, c r में है, ये दोनों चीज r में होनी चाहिए पहले। ये दोनों चीज r में है तो फिर हम कहेंगे implies that a, c भी r में होना चाहिए। भाई a, b r में है, b, c r में है तो फिर a, c भी r में होना चाहिए। अगर है तो फिर वो संक्रामक है। और ऐसे ही r के अंदर जितने भी आ रहे हैं सभी इस नियम का पालन कर रहे हैं, तो यहाँ लगा देंगे फॉर ऑल, और ये बन गई संक्रामक की कंडीशन। ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं, जरा इस रिलेशन में चेक करो। देखो कोई भी ले लो, ध्यान रखिएगा a, b और b, c ये r में होना चाहिए। मतलब ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला सेम होना चाहिए, वही लेंगे आप। तो अब r में आ जाओ। r में देखो भैया, देखो 1,3 यानी a, b r में है, और फिर ये 3 किसी और के साथ में भी है, ये रहा b, c हो गया। ये समझ में आ रहा है? a, b फिर ये किसी और के साथ है, ये रहा b, c। तो a, b r में है, b, c r में है, यानी 1,3 भी r में है और 3,1 भी r में है, तो फिर a, c यानी 1,1 भी r में है क्या? तो ये तो रहा 1,1। समझ में आई नहीं आई? फिर समझ लो एक बार। 1,3 r में है, 3,1 r में है, तो ये 1,3 हो गया a, b और 3,1 हो गया b, c। तो a, b r में है, b, c r में है, तो फिर a, c यानी 1,1 भी r में होना चाहिए। तो 1,1 r में है तो, अगर नहीं होता तो संक्रामक नहीं होता, लेकिन है
तो संक्रामक है। और ऐसे ही सभी इस नियम का पालन करें, गलती से एक भी नहीं करेगा संक्रामक नहीं होगा। देखो और ले लो, और किसी को ले लो, क्या दिक्कत आ रही है। देखो यहाँ पे इसको ले लो, इसे हटाओ, इसे ले लो। 2 किसी के साथ है क्या? 2 है तो ये रहा। देखो यहाँ पे ये A, B मान लो, इसे मान लो A, इसे मान लो B। तो 2, 2 R में है, फिर ये 2 किसी और के साथ में है, ये रहा। यहाँ पे आ जाओ, ये B, C हो गया मान लीजिए, ठीक है। देखिए A, B R में है, B, C R में है, तो फिर A, C यानी 2, 4 भी R में होना चाहिए। तो 2, 4 चेक करो, 2, 4 R में है, 2, 4 R में नहीं है। अरे है तो 2, 4 ये रहा, लो यही है 2, 4 है, मुझे लगा नहीं है। देखो 2, 2 R में है यानी A, B, फिर B, C, ये B, C R में है। तो फिर A, C और A और C पे क्या रहे हैं? 2 और 4 R में है ये तो रहा है ना, तो बस संक्रामक है। क्लियर ना? और साइड में एग्जांपल समझ लो, एक यहाँ पे समझा देता हूँ मैं तुम्हें, ऊपर से हटा दूंगा, ठीक है, यहाँ से हटा देता हूँ भाई। ये शर्त ही समझ जाओ बस, तुम ये चेक करना समझ जाओ, कहानी खत्म। जैसे एक R दे रखा, अभी तरफ से बना रहा हूँ मैं, ठीक है। 1, 3, 3, 4, 1, 4, 6, 2, 6, 2, 6, 2 और 2, 9, 6, 9 ये है। अब इन्हें चेक करो भैया, इधर चेक करो। देखो R में चेक करने, कोई भी ले लो। 1, 3 R में है तो ये A हो गया और ये B हो गया। अब ये 3 किसी और के साथ है क्या? ये रहा। तो ये 3 और ये 3 सेम हो जाएगी ना, इसलिए हम ये, अगर ये वाला 3 है तो फिर ऐसा ही एक और देखते हैं किसी और के साथ। तो 1, 3 R में है और 3, 4 R में है, तो ये A, B हो गया और ये B, C हो गया। ये और ये सेम होनी चाहिए ना, तब काम करते हैं, ठीक है। तो 1, 3 R में है, 3, 1 R में है, इट मीन्स A, B है, B, C है। तो फिर A, C यानी 1, 4 भी R में है, तो है तो 1, 4 R में है, हीरा A, C। तो ये सम्मित की संक्रामक की शर्त को पूरा कर रहा है, लेकिन सभी करने चाहिए। 6, 2 R में है, 2, 9 R में है, भाई ये A हो गया और ये B हो गया। फिर 2 किसी और के साथ में है, ये रहा, ये B हो गया और ये C हो गया। तो 6, 2 है, 2, 9 है, तो A, B है, B, C है। तो फिर A, C यानी 2, 6 और 9 भी R में हो जाए, तो 6 और 9 R में है। तो समझे? ऐसे चेक करेंगे। तो यह एक संक्रामक संबंध है। तो संक्रामक संबंध की शर्त भी ये पूरी हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपका ये सवाल हो गया। तो सतुल्य क्या होता है, सम्मित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है। अगर सभी इस नियम का पालन कर रहे हैं तो ऐसे करके लिख दो और एक यहाँ पे फॉर ऑल का निशान लगा दो। तो अब संक्रामक की शर्त क्या हो गई, यहाँ लिख देता हूँ संक्रामक। ये तीनों शर्त आपको याद हो, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, यानी A और B R में है, B और C भी R में है, तो A, C भी R में होनी चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि ये एक संक्रामक संबंध है। तो ये तीनों शर्त मैंने लिख दी हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आराम से आपको ये शर्त याद हो जाएंगे तो आप पूरी एक्सरसाइज को आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब एक रिलेशन और पढ़ा है बच्चों हमने, वो होता है तुल्यता। क्या? तुल्यता। उसे और ध्यान से समझो। अब तुल्यता क्या होता है उसे ध्यान से समझ लो। तुल्यता संबंध, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं इसे हम। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये क्या होता है बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन? तो देखिए, जो संबंध सतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों होता है, वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है।
कहलाता है। समझ में आया? यानी ऐसा रिलेशन, कोई रिलेशन है वो सतुल्य भी है, वही सममित भी है और वही संक्रामक भी है। ठीक है, कोई रिलेशन सतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। अगर वो तीनों हैं तो फिर वो रिलेशन तुल्यता कहलाएगा। ऐसा रिलेशन जो सतुल्य भी होता है, सममित भी होता है और संक्रामक भी होता है तो फिर वह रिलेशन तुल्यता संबंध कहलाता है। तीनों होने चाहिए। अभी क्या एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आपका बेसिक समाप्त एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक है, अगले वीडियो में ध्यान समझिएगा। जैसे मेरे पास कोई एक सेट दे रखा है, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब देखिए एक मेरे पास रिलेशन क्या है, रिलेशन है कि x, y सच दैट x माइनस y इज इक्वल टू सम संख्या, या विषम भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब हम इस R के अंदर कौन कौन से कृमितीय युग्म आएंगे? R के अंदर वो कृमितीय युग्म आएंगे जो इस नियम का पालन कर रहे होंगे। और भैया जो x और y बिलोंग कर रहे हैं ना, वो दोनों ही A से बिलोंग कर रहे हैं। ए सेट से लेने, A से A पर ही रिलेशन है। तो देखो x में से y को घटाएं तो सम संख्या आनी चाहिए, वो आएंगे इस R के अंदर। हमें सवाल में एक सेट दिया होगा, एक रिलेशन दिया होगा। अब यहाँ पर हम इसको बनाएंगे, ये समुच्चय निर्माण विधि में लिख के दिया होगा, उसको सारणी विधि में लिखेंगे पहले। और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जो इस नियम का पालन करेंगे कि x में से y को घटाएं तो सम संख्या आए, और x और y दोनों A से ही लेने हैं। तो सम संख्या देखिए, सम संख्या कौन सी होती है? दो टाइप की, ऋणात्मक सम संख्या और धनात्मक सम संख्या। अगर आप -2 आ रहा है तो वो भी सम है, +2 आ रहा है तो वो भी सम है। ठीक है, तो देखिए, और देखिए 0 भी एक सम संख्या मानी जाएगी डेफिनेशन के आधार पर। वैसे 0 सम संख्या नहीं होती है। देखो x भी लेना है A से ही और y भी लेना है A से ही। अगर मैं x की जगह लूं 1 और y की जगह भी क्या लूं 1, फिर जो घटाऊं तो क्या आएगा 0, और 0 क्या है? परिभाषा के आधार पर एक सम संख्या है, तो फिर 1,1 आ जाएगा, इसमें 1,1 आ जाएगा। भाई वही तो आएंगे इस R के अंदर जो इस नियम का पालन करेंगे कि x में से y को घटाएं सम संख्या आए। तो x में से y को घटाओ, 1 में से 1 को घटाएंगे सम संख्या ही तो आएगी। ऐसे ही 2,2 भी आ सकता है, क्योंकि x की जगह मान लीजिए मैंने 2 लगाया और y की जगह भी 2 लगाया, घटाऊंगा तो 0 आएगा, 0 सम संख्या में आ रही है। ऐसे ही 3,3 भी आ सकता है, 4,4 भी आ सकता है, 5,5 भी आ सकता है। ठीक है, और देखिए सम संख्या कैसे कैसे मिलेगी। अगर मैं x की जगह ले लूँ 1 और y की जगह ले लूँ 3, तो 1 में से 3 घटाऊंगा तो -2 आएगा। -2 एक सम संख्या है, ऋणात्मक सम संख्या, तो 1,3 आ सकता है। भाई इस नियम का पालन करना है ना। और 3,1 भी तो आ सकता है। अगर मैं x की जगह लूँ 3 और y की जगह लूँ 1, तो 3 में से 1 घटाऊंगा 2 आएगा, 2 भी सम संख्या है। 1 को 4 के साथ लूंगा तो 1 में से 4 घटाऊंगा 3 आएगा, विषम संख्या वो नहीं चलेगी, क्योंकि इस नियम का पालन नहीं कर रही है, सम संख्या चाहिए। 1 को 5 के साथ लूंगा तो 1 में से 5 घटाऊंगा -4 आएगा, -4 ऋणात्मक सम संख्या है। तो भैया 1,5 आ सकता है, या 5,1 भी तो आ सकता है। 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा। और देखिए और कब समझेंगे, 2 को अगर 3 के साथ लूंगा, 2 में से 3 घटाऊंगा 1 आएगी, विषम संख्या नहीं है। 2 और 4 को ले सकते हैं, 2 में से 4 घटाऊंगा तो -2 सम संख्या है ऋणात्मक, या 4,2 भी तो हो सकता है, 4 में से 2 घटाएंगे सम संख्या। 2 को 5 के साथ लूंगा विषम संख्या मिलेगी, 3 नहीं लेना। 3 को 4 के साथ लूंगा विषम मिलेगी, 3 को 5 के साथ लूंगा तो सम आ जाएगी -2। तो 3,5 आ सकता है, 5,3 आ सकता है, और कोई नहीं आ सकता बच्चों। ठीक है, तो ये सभी जितने भी इस R के अंदर आए, ये इस नियम का पालन कर रहे हैं कि पहले में से तुझे घटाएंगे सम मिलेगा। ये देख लो, 1 में से 1 घटाएंगे 0 सम है, 0 0 0 सम मिलेगी। 1 में से 3 को घटाएंगे -2 सम है, 3 में से 1 को घटाएंगे +2 सम है, 1 में से 5 को घटाएंगे -4 सम है, 5 में से 1 को घटाएंगे +4 सम है, सम में सम मिल रहा है। अब देखो, अब हम तुल्यता चेक कर रहे हैं, तो तुल्यता होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? सतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए, संक्रामक तीनों होने चाहिए, तब जाके वो तुल्यता होगा। तो हम यहाँ चेक करना है पहले सतुल्य। नंबर 1 सतुल्य चेक करेंगे, तो सतुल्य की कंडीशन क्या थी कि सेट A में से कोई भी एलिमेंट उठा लो, अगर वो सेट A में है तो उसका उसी के साथ रिलेशन R में होना चाहिए। तो देखो 1 सेट A में है तो 1,1 R में होना चाहिए। क्या 1,1 R में है? तो 1,1 R में है। तो ऐसे ही सभी चेक करो, गलती से एक भी गड़बड़ कर गया तो नहीं होगा, सब करेंगे तो होगा। 2A में है तो 2,2 R में होना चाहिए, 2,2 R में है। तो 3A में है तो 3,3 R में होना चाहिए, है। तो 4A में है
तो 4,4 आर में होना चाहिए, है तो 5a में है तो 5,5 आर में होना चाहिए। यानी सेट ए में जितने भी आ रहे हैं सभी स्वतंत्र संबंध की कंडीशन जो है फॉलो कर रहे हैं। तो अब इसे कैसे लिखेंगे, इसे आप दो तरीके से लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। इसे लिखेंगे फॉर ऑल a belongs to a implies that a belongs to r, अतः r यानी जो संबंध है वो स्वतुल्य है। ये आपका आंसर। या ऐसे एक और तरीके से लिख सकते हैं क्या, या आप कोई भी एक एलिमेंट ले लो a में से, मान लो मैंने ले लिया 1 belongs to a implies that 1,1 belongs to r, और ये सभी इस नियम का पालन कर रहे हैं तो आगे लगा दो फॉर ऑल और फिर यही चीज लिख दो यहाँ पे। इसे आप ऐसे भी लिख के आ सकते हो पेपर में, तब भी सही है, ऐसे लिखे हो तब भी। चेक कर लो मन में और फिर उसे लिख दो बस इस भाषा में। ये लिखना बेहद जरूरी है आपका, पक्का, ठीक है। स्वतुल्य है क्योंकि सभी एलिमेंट जो सेट ए में है उनका खुद के साथ आर रिलेशन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, स्वतुल्य हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे सममित की। सममित की कंडीशन क्या होती है रे भैया, सममित की कंडीशन होती है कि यदि, यहां पे लिखूंगा फॉर ऑल, कंडीशन याद करनी है तुम्हें बस, क्या, अरे a, b r में है तो इंप्लाइज दैट b, a भी r में होना चाहिए। भाई इसमें तो हम पहले एलिमेंट देखते थे सेट a में और रिलेशन देखते थे r में, लेकिन यहाँ पे दोनों ही चीज r में देखेंगे। a, b r में है तो b, a भी r में होना चाहिए, और r के अंदर जितने भी आ रहे हैं वो सभी इस नियम का पालन करें, गलती से एक भी नहीं कर रहा गड़बड़। देखो उठा लो कोई भी, 1,3 r में है, 1,3 r में है, देखो 1,3 r में है तो फिर 3,1 भी r में होना चाहिए, तो 3,1 r में है। तो 1,5 r में है तो 5,1 भी होना चाहिए, है तो 2,4 r में है तो 4,2 भी होना चाहिए, है तो 3,5 r में है तो 5,3 भी r में होना चाहिए, है तो 1,1 r में है तो इसे उल्टा करो, 1,1 भी r में होना चाहिए, तो यही तो है भाई। 1,1 का उल्टा करेंगे तो 1,1 ही आएगा, तो 1,1 r में है तो 1,1 भी तो r में है ही, यही तो है, ठीक है। 2,2 r में है तो फिर 2,2 भी r में होना चाहिए, है तो 3,3 r में है, 3,3 r में है तो फिर 3,3 भी r में होना चाहिए, है तो सभी इस नियम का पालन कर रहे हैं। गलती से एक भी नहीं कर रहा होता तो फिर नहीं होता, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः R संक्रामक संबंध है, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी एक एलिमेंट लिख दो, मान लो मैंने 1,3 बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट 3,1 बिलोंग्स टू R, और सभी इस नियम का पालन करना है, पहले चेक कर लो फिर फॉर ऑल लगा दो, फिर यही हिंदी लिख दो, ठीक है। अब बात करेंगे संक्रामक की। तीसरा संक्रामक की कंडीशन क्या है पहले ये लिख लेते हैं। देखो फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट a, c बिलोंग्स टू r। अगर a, b r में है तब आगे बढ़ेंगे, और b, c r में है तब आगे बढ़ेंगे, तो a, c भी r में होना चाहिए। तो चेक कर लो भैया, कोई भी उठा लो, कोई भी। 1,3 r में है, ये a है और ये b है। 1,3 r में है, अब 3 किसी और के साथ में है, ये रहा, तो b, c बिलोंग्स टू r। देखो a, b बिलोंग्स टू r, 1,3 बिलोंग्स टू r है, r में ही है, 3,1 बिलोंग्स टू r में है, तो फिर a, c 1,1 भी r में होना चाहिए, तो 1,1 r में है, तो a, b r में है, b, c r में है, तो फिर a, c यानी 1,1 r में है। तो ये जो शर्त है a, b r में है, b, c r में, तो a, c भी r में होना चाहिए। और ले लो a, b और ये b, c, क्योंकि ये दोनों चीज सेम होनी चाहिए तभी काम करेगा। तो 1,5 r में है, 5,1 r में है, तो फिर a, c 1,1 r में है, तो है ना। आ जाओ यहाँ पे 2,4 r में है, ये a है, ये b है, 2,4 r में है, फिर 4,2 r में है, ये b हो गया, c हो गया, तो a, b है, b, c है, फिर a, c 2,2 भी r में हो जाए, 2,2 r में है, तो 3,5 r में है और 5,3 r में है, तो फिर 3,3 भी r में हो चाहिए, है तो सभी इस नियम का पालन कर रहे हैं,
तो फिर ये एक संक्रामक भी होते यहाँ लिखेंगे, या फिर दूसरी भाषा में क्या लिखेंगे, फॉर ऑल, कोई भी एक उठा लो, कोई भी 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,1 बिलोंग्स टू आर, ये दोनों शर्त पहले पूरी होनी चाहिए तब आगे बढ़ेंगे। 1,3 भी आर में है, 3,1 भी आर में है, तो 1,1 बिलोंग्स टू आर, यस 1,1 बिलोंग्स टू आर। क्या लिखेंगे, अतः आर संक्रामक है, संक्रामक संबंध है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों चेक कर लिए हमने, तीनों है। ये संबंध जो है, ये वाला जो संबंध है सतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। तीनों चेक किया अभी आपके सामने, तीनों इन नियमों का पालन कर रहे हैं। सतुल्य के लिए शर्त का पालन हो रहा है, सम्मित के लिए शर्त का पालन हो रहा है, संक्रामक के लिए शर्त का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है, तीनों हो रहे हैं। तो ये जो रिलेशन है सतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। और जब कोई रिलेशन स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होता है तो उसी संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो ये संबंध एक तुल्यता संबंध भी होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां लिखेंगे अतः यह संबंध तुल्यता संबंध होगा, क्योंकि जो संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होता है उसी संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ये बेसिक की लास्ट वीडियो थी, थोड़ी सी लंबी हो गई होगी क्योंकि मुझे बेसिक